तो जी हमने आपने इस मैथमेटिकल चीज़ों से परेशान नहीं होना। ये हमें सिंपल इक्वलेंस बताई गई है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग के बराबर होती है। फिर क्या है कि हमारे पास यानी इतनी रेशो होनी चाहिए कैपिटल की जो हम इन्वेस्ट करेंगे। 3/1 हिस्सा हमें बताया गया कि हम अगर 1 यूनिट हम इन्हांस करना चाहते हैं अपनी जीडीपी में, तो हमारे पास 3 यूनिट्स मस्ट होने चाहिए एटलीस्ट। तब जाके हम इनहेंस करेंगे और हमें लोगों को फोकस यही करना चाहिए। थोड़ा सा मैं एक पैराग्राफ इसको कंक्लूड करने के लिए पढ़ने लगा हूँ। टू ग्रो इकोनॉमीज मस्ट सेव एंड इन्वेस्ट इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर जीडीपी। जैसे कि हमने बताया कि जीडीपी का कुछ हिस्सा हमें सेव करके री इन्वेस्ट करना चाहिए। द मोर दे कैन सेव एंड इन्वेस्ट द फास्टर दे कैन ग्रो। मैं अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सेव करता हूँ और उस सेविंग को मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा एक जो है ना एक यानी कंफर्म बात है। हर किसी को यही करना चाहिए और डेफिनेटली ये इकोनॉमिक्स भी हमें यही बताती है। द मोर दे कैन सेव एंड अच्छा आगे आता है, बट द एक्चुअल रेट एट विच दे कैन ग्रो फॉर एनी लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, how much additional output can be had from an additional unit of investment can be measured by inverse of the capital output ratio। ये कैपिटल आउटपुट रेशियो हमें बताई गई है, जो मैंने बात की कि कितना कैपिटल होना चाहिए तो हमें कितनी आउटपुट मिलेगी। मैंने बताया 3/1। because this inverse 1/c is simply the output capital or output investment ratio, it follows that the multiplying the rate of new investment by its productivity will give the rate by which the national rate will increase। तो हम ये एक रेट्स हमें बताए जाते हैं जिससे इकोनॉमी इनहांस होती है। टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ आर लेबर फोर्स ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है ना हमारे पास आ जाएंगे। क्या है कि लेबर फोर्स का और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस का एक हिस्सा। अच्छा, ऑब्स्टेकल्स फिलहाल फिलहाल हम जो है ना स्किप कर रहे हैं ऑब्स्टेकल्स को, कि आप इसको खुद ही देखिएगा कि ये क्या कहना चाहता है। हम थोड़ा सा अब सेकंड पॉइंट जो है स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल की तरफ आते हैं। आपको एक लीनियर की बात पता चल गई कि उसमें बताया गया कि 4 स्टेजेस होंगी। फिर स्टेजेस में बात उन्होंने की कि हमें सेविंग पे फोकस होगा और तब जाके हम सेल्फ सस्टेन से हम डेवलप करते हैं। अब थोड़ा सा एक पॉइंट देख रहे हैं हम स्ट्रक्चरल चेंज का। बड़ी सिंपल सी बात है जी, बातें वही हैं, थोड़े थोड़े अल्फाज चेंज हैं इसमें। इसमें हमें क्या बताया जाएगा, स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल में हमें ये बताया जाएगा कि हमने चेंज लाना है अपने सिस्टम। वहां पे सेविंग पे बात हुई, इन्वेस्टमेंट पे बात हुई। इस थ्योरी में क्या है, द हाइपोथेसिस दैट अंडर डेवलपमेंट इज। बच्चे आप अपना माइक क्लोज कर लें प्लीज। सॉरी, मैं म्यूट कर देता हूँ। So structural change theory focus on the mechanism by which underdeveloped economies transform their domestic economic structure from the heavy emphasis on traditional agriculture to the more modern, more urbanized, and more industry diverse manufacturing and service economy। क्या है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के, ट्रेडिशनल चीजों से निकल के मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ आना होगा, अर्बन सेक्टर में आना होगा। ठीक है ना जी, अर्बन एरिया की तरफ आना होगा, इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा। यहाँ लेफ्ट साइड में हमें चेंज थ्योरी के बारे में बताया गया है। द हाइपोथेसिस दैट अंडर डेवलपमेंट इज ड्यू टू underutilization of resources arising from structural or institutional factors that have their origins in both domestic and international dualism। Development therefore requires more than just accelerated capital formation। यहाँ हमें क्या बताया गया बच्चे के, यही बताया गया है कि अंडर डेवलपमेंट सिर्फ लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होती है, हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते, तभी हम जो है ना अंडर डेवलप रहते हैं। तो हमें कैपिटल एक्सेलरेशन से निकल के ये नहीं कि हमें पैसा बढ़ाना है, पैसे के साथ साथ हमने क्या देखना है कि हमें स्ट्रक्चरल चेंज लाना है। अच्छा जी,
स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, हमें ये द लिवाइस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसको नाम दिया गया स्ट्रक्चरल चेंज में, जो बेसिक पार्ट बात आई। Basic model, one of the best known early theoretical model of development that focus on the structural transformation of the primarily subsistence economy was that formulated by the Nobel। ठीक है, इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया 1950 में। मॉडिफाइड हुआ, थोड़ी बहुत चेंजिंग्स भी हुई, डिफरेंट ऑथर्स ने इसको चेंज भी किया। The revised two-sector model became the general theory of the development process। जनरल थ्योरी बन गई 1960 में और 1970 में। Study the recent growth experience in China and labor markets in other developing countries। देखें जी, इसको कहाँ पे फोकस किया गया, चाइना में फोकस किया गया, लेबर मार्केट्स पे पढ़ा गया, बातें हुई, और बाकायदा मैं 100% श्योर हूँ कि यही स्ट्रक्चरल चेंज जो है चाइना पे अप्लाई हुआ और वहां पे जाके लोग निकले। अब मैंने अभी आपको बात की, हमारा फोकस क्या है कि इसमें हमें बताया ये जाएगा कि जो एग्रेरियन थे, एग्रेरियन इकोनॉमीज थी, इनमें बच्चे क्या होता है कि जो पॉपुलेशन, जो लेबर एक्स्ट्रा होती है ना, क्योंकि एक खास हद तक जो है ना एग्रीकल्चर को कास्ट किया जा सकता है, तो जो इजाफी लेबर होती है उसको यूटिलाइज किया जाता है इंडस्ट्री सेक्टर में जाके, यानी ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाती है, स्ट्रक्चरल चेंज लाया जाता है इस चीजों में। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं मजीद भी। टू सेक्टरल मॉडल में क्या बताया गया है हमें, a theory of development in which surplus labor from the traditional agriculture sector is transferred to the modern industrial sector, the growth of which absorbs the surplus labor। तो इसमें क्या किया गया कि सरप्लस लेबर जो थी उसको कहाँ, इंडस्ट्री सेक्टर में एब्जॉर्ब किया गया। प्रमोट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्टिमुलस सस्टेन डेवलपमेंट, और एक स्पेसिफिक सस्टेन डेवलपमेंट की तरफ कर्व को मूव किया गया। अच्छा, हमें यहाँ पे बताया गया है कि हाई प्रोडक्टिविटी मॉडर्न अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर इनटू विच लेबर फ्रॉम सब्सटेंस सेक्टर इज ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड। तो बेसिक मकसद ही यही था कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए कि जो एग्रीकल्चर से लोग बच गए, जो लेबर यूज ना हो सकी, उसको कहाँ लाना है, इंडस्ट्री सेक्टर में लाना है। The speed with which the last line पे मैं आ रहा हूँ, the speed with which the expansion occur is determined by the rate of industrial investment and capital accumulation in the modern sector। Such investment is made possible by excess of modern sector profits over wages on the assumptions that capitalists reinvest all their profits। तो यहाँ पे क्या था कि जो हमारे पास लेबर थी उसको मजीद उसमें लाया गया, प्रॉफिट्स ओवर वेजेस, वेजेस की बजाय प्रॉफिट्स पे बात की गई, क्योंकि लेबर को तो वेजेस देना होती हैं, अब हम प्रॉफिट्स पे बात करेंगे इंडस्ट्री में आके। क्योंकि कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो फिर री इन्वेस्ट करते हैं अपने तमाम पैसे। यहाँ पे हमें बच्चे थोड़े से ग्राफ बताए गए हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ के आइडिया देने लगा हूँ, बाकी आपने इसको खुद देखना है। यहाँ पे मैंने बात फोकस किया है लेबर पे और प्रोडक्शन पे, कि स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, एग्रेरियन इकोनॉमी से हट के हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जाएंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। द लिवीज मॉडल ऑफ मॉडर्न सेक्टर ग्रोथ इन अ टू सेक्टर सरप्लस लेबर इकोनॉमी, इसने क्या बात की है ये देखें जी। हम इसको लेके आने लगे हैं फर्स्ट में, ये देखा कि लेबर बढ़ाई तो हमारे पास क्या है, टोटल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती गई, टोटल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती गई, लेबर 1 2 3 पे आए, ये हमने इन्हांस किया। किसमें भला, मैन्युफैक्चरर्स की साइड पे, ये मैं हाईलाइट करने लगा हूँ। यानी ये वो लेबर है जो इंडस्ट्री में लगाई, जो हमने मिलों में लगाई, जो हमने मशीनें बनाई, जो हम स्टफ प्रोड्यूस करने लगे, तो पता चला कि जितनी लेबर बढ़ती गई प्रोडक्शन ज्यादा होती गई। अब मैं आ गया हूँ ये दूसरी लाइन को हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पे देखिए टोटल प्रोडक्टिव फूड के बारे में बात की गई है। देखो लेबर को हमने बढ़ाया, लेबर चले जहां तक थी तो ये एक खास मिकदार पे जाके
एग्रीकल्चर का जो सेक्टर था, क्योंकि वो एक फूड की लिमिटेड ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे जाके पता चला कि ये एक लेवल जो है ना स्ट्रेट लाइन में आ गया। जहाँ एग्रेरियंस की बात आएगी, जहाँ फूड प्रोड्यूशन की बात आएगी, वहाँ पे जाके एक जगह पे लेवल एक स्मूथ हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ये राइट साइड पे जो सेकंड फिगर है, ये हमने देखा कि लेबर का और टोटल प्रोडक्ट का एक ग्राफ्स को हमने देखा। थर्ड में हमें क्या बताया जाता है कि देखें जी, इवन के जो है ना, वो कहते हैं कि वेजेस जो है ना, यहाँ पे भी वेजेस जो है वक्त के साथ रियल वेजेस जो है, लेबर 1 2 3 4, यहाँ वेजेस भी एक बढ़ रही हैं। और यहाँ पे आने के बाद जो है ना सरप्लस लेबर में क्या है कि वेजेस भी स्टॉप हो जाती हैं, यानी लोगों का इनकम लेवल भी स्टॉप हो रहा है। यहाँ पे क्या है, वेजेस भी देखें मूव हो रही हैं वक्त के साथ साथ, अप हो रही हैं 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने ये देखा कि आज जो हमने टू थ्योरीज को देखा, फर्स्ट जो फोकस था वो ये था कि हमने सेविंग की तरफ आना है और उसको री इन्वेस्ट करना है। जो सेकंड थ्योरी हमें बताती है कि हमें स्ट्रक्चरल चेंज की तरफ आना है। जी बच्चे पूछें अपने क्वेश्चन, कोई है आपसे तो, और जो ऑनलाइन विद मी। कैसा कैसा लगा चैप्टर आज का? वालेकुम सलाम सर। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लेबर हमारे पास, हमने कहा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर जो है वो सरप्लस है, उसको हम मूव करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे। लेकिन उसके उसके लिए हमारे पास एक लिमिट होनी चाहिए कि हमने कितनी लिमिट में मैन्युफैक्चर साइड पे उसको मूव करना है, क्योंकि हमारा जो वेज रेट है ना इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो इसका एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत ज़्यादा है। तो हर बंदा यही चाहता है कि मैं उसी साइड पे जाऊं जहां पे मुझे वेज रेट ज़्यादा मिले। तो हम इसकी कोई हद, कोई लिमिट भी तो रखेंगे ना कि इतनी हमें लेबर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाहिए और इतनी हमें फूड यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहिए। बच्चे बात सुने, असल में ना मैं आपको रियल एग्जांपल, ये अभी हमने ये बुक में भी पढ़ी कि ये बात चाइना में अप्लाई हुई। डेफिनेटली बच्चे, हमें क्या है कि एक ऑप्टिमम लेवल देखना होगा लेबर का, वो हमें मेजर करना होगा। अब ये अकॉर्डिंग टू नीड होगा, यानी हमें जितनी जरूरत है फूड की, एग्रीकल्चर की, चावलों की, गंदम की, तो यानी हमें उतने बंदे उस साइड पे लगाने चाहिए। आपने ये देखा होगा बच्चे, काफी लोग जो है ना आइडल भी रहते हैं, जो कि वेले भी होते हैं, जिनको यूटिलाइज नहीं किया जाता ह्यूमन पावर को, लेबर को। तो यही है कि हमने उसमें देखा कि वो एक जगह पे जाके स्टॉप हो रही होती है उसकी प्रोडक्टिविटी। तो बस थ्योरी का मकसद यही है कि हमने अपने आप को एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ लेके जाना है। नो डाउट इसके ड्रॉबैक्स तो हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में जब हम जाते हैं तो पॉल्यूशन का एक इशू क्रिएट हो जाता है। अब चाइना में ये मसाइल तो आ गए हैं, पॉल्यूशन का काफी इशू हो गया। तो बात समझ रहे हैं बच्चे, ये अकॉर्डिंग टू एक लिमिट है, आप मालूम कर सकते हैं अपना डाटा एनालाइज करके। और सर एक और है कि ये जो हमारी थर्ड डायग्राम है, हाँ। इसमें हमने देखा है कि हमारी जो है ना डिमांड वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उनका वेज रेट कांस्टेंट है। इसकी क्या रीजन हो सकती है? कहाँ पे लास्ट, सेकंड लास्ट में, लास्ट में? सर ये थर्ड डायग्राम है। हर डायग्राम में, जी 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 जी, बेसिकली ना यहाँ पे यही बताया गया है कि जो इंडस्ट्री होगी ना, देखें उसमें क्या होगा कि क्योंकि ना एक अनलिमिटेड काम पड़ा होता है, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है ना। जब हम प्रोडक्शन जी जी। साइड पे जाते हैं, जब हमने एक इंडस्ट्री लगा ली है, बस स्टफ को प्रोड्यूस करते जाना है, प्रोड्यूस करते जाना है, प्रोड्यूस करते जाना है, तो इसी वजह से ये हमें बताया गया है कि क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है वो जितनी बढ़ती जाएगी, तो ये एक अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक इनकम बढ़ती जाएगी हमारी इकोनॉमी में। यहाँ सर पे इस डायग्राम, ये जो लेफ्ट में नीचे डायग्राम है उसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली। ये सर, जी जी इसमें यह है कि सप्लाई ऑफ लेबर उन्होंने कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन वो डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीज कर रहे हैं। डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीज करने से लेबर की सप्लाई तो कांस्टेंट है, लेकिन उस निस्बत से हमारी कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है? एक मिनट, मैं खुद भी ना ये बस ऐसे ही मैंने एक दूर से देखा था।
इसको आप डीपली जो है ना मजीद स्टडी भी करें, ठीक है। और जी आप सर। कहते हैं कि यहाँ पे हमें बताया गया है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है L1 L2 L3 पे आ गई है। अब मजीद जो है ना इसको हम असल में ना इसको नीचे जो है ना डिफाइन भी उन्होंने किया गया होगा। सर इसी जगह पे उन्होंने सप्लाई ऑफ लेबर को नीचे कांस्टेंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन में उन्होंने किया, ऊपर ऊपर यहाँ से इधर लेफ्ट साइड। वेजेस को W को जी सर, इसके एंड पे हमने देखा हुआ है कि सप्लाई ऑफ लेबर कांस्टेंट है, लेकिन ऊपर डिमांड जो है D1 D2 D3 तक ये इंक्रीज हो रही है। सप्लाई उसकी कांस्टेंट है तो उसकी डिमांड कैसे इंक्रीज हो सकती है? सप्लाई एक कांस्टेंट है तो बच्ची बस हमारा जो मेन, मैंने इसको फिलहाल जो है ना डीपली इसको रीड नहीं किया इसके पॉइंट्स को। आप मजीद इसको रीड करें, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी एक मैंने लुक इसको देखा और रीड अप किया था फर्स्ट टाइम चैप्टर। मैं इंशाल्लाह मजीद आपको नेक्स्ट क्लास में ना इसका डीपली आंसर भी दूंगा, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप किया था रीडिंग को। और हम इस लेक्चर को ना मजीद इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चे, आपका थैंक यू नाम सर। क्या है? मोहम्मद शुएब। चलें शुएब, इंशाल्लाह ताला मैं खुद भी, आपने खुद भी पढ़ना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि वी ओके ऑल सर। आर द स्टूडेंट्स इन दिस फील्ड एंड वी मस्ट रीड दिस टॉपिक डीपली, क्योंकि थोड़ा सा ये मैथमेटिकल भी था, थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी हमें दी गई थी इसमें। सर असल में ना इन डायग्राम्स में जो ऊपर वाली दो डायग्राम्स हैं उनकी तो हाँ समझ आती है कि जैसे जैसे हमारी इंक्रीज होती है, हम अपनी लेबर बढ़ाते हैं अपना अच्छा इसके अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, तो हमारी जो आउटपुट है वो इंक्रीज होती जाएगी। ये भी बात समझ आती है। दूसरी साइड पे एक बात समझ आती है कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर जो उसकी डायग्राम बनी हुई है कि एक हद आप तक कहते हो यहाँ पे वेज हमारे पास स्टॉप हो गई है, WM जो है? जी सर। लेकिन यार बस यही है ना, क्योंकि मेरा अंदाज़ा, मैंने अभी इसको रीड अप नहीं किया डीपली इसके ईच एंड एवरी पॉइंट को, FGH को। मैं इंशाल्लाह इसको रीड भी करूंगा, लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा जहन ये बता रहा है हमें बेसिकली, क्योंकि बच्चे एक इंडस्ट्री साइड पे, प्रोडक्शन सेक्टर में, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि हम जो है ना इसको मॉडर्न इंडस्ट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोब। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यही वजह है कि इसकी डिमांड में कमी नहीं आती। मज़ीद मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूंगा इस पॉइंट को। थैंक यू सर। ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह। इसके अलावा बच्चे कोई क्वेश्चन हो आपका? इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीक में हम आपस में गपशप लगाएंगे, मज़ीद इस चैप्टर को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, यहीं से सर एक स्टार्ट करिए इंशाल्लाह। और भी डिस्कशन थी आपके साथ। जी जी बताएं बच्चे, पूछें। सर एज ए सीआर सब लोग पूछ रहे थे कि सर से डिस्कस करें कि क्योंकि फर्स्ट टाइम आपसे पढ़ा है और एक ही लेक्चर हमारा फिजिकल हो पाया था, तो सब पूछ रहे थे ये कि जो हमारा पेपर होगा मिड टर्म का वो आप किस शेड्यूल किस पैटर्न के तहत देंगे? बटे जो हमने, क्योंकि हमने इसी बुक को फोकस किया, ठीक है, हम स्टार्ट से लेके पढ़ते आ रहे हैं, कि इसी बुक की आप रीडिंग किया करें, जी सर। ठीक है ना। और इसी में से एग्जाम्पल होगा, आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी 5-10 नंबरों के किए जाएंगे, 5-5 नंबर के 3 सवाल होंगे, और जो कि एक कॉमन शेड्यूल होता है 25 नंबरों का पेपर होगा। जहाँ तक हम पढ़ लेंगे वहाँ तक एग्ज़ाम में शामिल होगा, मिड में उसके मज़ीद जो हम पढ़ेंगे वो फाइनल में होगा। मैं बच्चों को जो 2-2 नंबरों के सर ऐसे समझे। जी जी सर बताएं। मैं ये पूछ रहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन के कितने मार्क्स होने चाहिए, उसको कितना हम एक्सप्लेन करें। सपोज अगर कोई क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो हम उसे कितना एक्सप्लेन करें कि हमें मैक्सिमम जो है मार्क्स वो डिटेन हो पाए।